साथियों नमस्कार। बताते चलें कि ये जो वीडियो है वह बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गए मॉडल पेपर पर आधारित है। ये मॉडल पेपर जो है 2023 में जो इसी साल जारी किया गया है। और बता दें कि ये इस मॉडल पेपर में आपको 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 12वीं एनसीईआरटी हिस्ट्री के सिलेबस पर आधारित है। तो ये 12 के जो परीक्षार्थी जो कि इस साल 2023 में वार्षिक परीक्षा देंगे उनके लिए भी कुछ न कुछ प्रश्न इससे मिलेंगे ही। 2022 वाला मॉडल पेपर देखना आप लोग ना भूलेंगे, क्योंकि 2022 से ज्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे। 23 में दिया है तो ये सार्वजनिक हो चुका है प्रश्न, तो अधिक चांसेस हैं कि 2022 से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो साथ ही साथ ये जो वीडियो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और किस जिले से आप देख रहे हैं ये जरूर कमेंट करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि ये जो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो बताते चलें कि सोना, चांदी, तांबा, टीन टीन तथा जस्ता इन धातुओं से परिचित थे, ठीक है ना। और इसमें एक मिश्र धातु थी, वो थी कांस्य, ठीक है ना। तो इनसे परिचित थे, लेकिन लोहे के कहीं साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो जब किसका ज्ञान नहीं था, तो लोहे का ज्ञान नहीं था, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, तो चलिए बताते चलें कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें सबसे पहला जो स्थल है वो खोजा गया था, वो हड़प्पा था, ठीक है ना। ये भी प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बता दें कि मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों क्या हैं, इस समय पाकिस्तान में चले गए हैं, ठीक है। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी, ये भी याद रखेंगे। तो ये बता दें कि ये जो विशाल स्नानागार मिला था उसको जॉन मार्शल जो कि खुदाई कार्य में लगे हुए थे, तो ये इन्होंने तत्कालीन विश्व का इसको आश्चर्य भी कहा है। किसको? ये विशाल स्नानागार जो मिला है। स्नानागार मतलब बाथरूम जहाँ नहाने का स्थान है, इसको स्नानागार। चलिए थोड़ा सा और बात कर लें, रोपण में क्या मिला है। तो रोपण है, रोपण जो कि पंजाब में है, वर्तमान जो पंजाब है वहां पे है। और यहाँ पर मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का अवशेष मिला है। इसी से एक अंदाजा भी लगाया जाता है कि सबसे पहले मानव का जो पालतू जो कौन सा जानवर था, वो कुत्ता था। इसी उदाहरण के आधार पे लोथल जो है वो गुजरात में है, ये भी आप याद रखेंगे। और गुजरात में यहाँ पर क्या है, गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर पहले यहाँ से जो नाव से आयात और निर्यात जो अन्य देशों से अन्य जगहों से वो व्यापार किया जाता था, ठीक है ना। लोथल वर्तमान में इसी स्थल को वर्तमान जो मोदी सरकार है यहाँ पे बहुत बड़ा संग्रहालय बना रही है, नौसेना से संबंधित और जल परिवहन से संबंधित। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर और कालीबंगा का जो अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, और यहाँ पर जूते हुए खेत मिले हुए हैं, जूते हुए खेत, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न हम लोगों ने कवर किया। आगे अगला प्रश्न है, लोथल जो अभी चर्चा हुई, लोथल जो है वो गुजरात में है, ठीक है ना। और ये गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है और ये भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है ना। यदि आप थोड़ा सा गुजरात का नक्शा देखें ऐसे, तो गुजरात में ऊपर वाला जो हिस्सा है ये कच्छ का रण कहलाता है। और ये कच्छ की खाड़ी है ऊपर वाली, ठीक है। और नीचे वाली ख, माने ये क की खाड़ी है, ये ख की खाड़ी, तो कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी में के तट पे जो है ये लोथल जो है वो स्थित है। और यहीं से जो है प्राचीन समय में नौ संचालन किया जाता था, मतलब व्यापार किया जाता था समुद्र मार्ग से। सिंधु नदी के किनारे जो है वो मोहनजोदड़ो है, इसको भी आप याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो। और ये मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वो राखाल दास बनर्जी, ये भी कई बार पूछ दिया जाता है। 1922 में बनर्जी 1922 में। और ये रावी जो है वो माने हड़प्पा सभ्य माने सिंधु नदी घाटी सभ्यता में हड़प्पा जो स्थान है वो रावी नदी के किनारे है। और दयाराम साहनी द्वारा और सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल जो है यही है। 1921 में इसकी खुदाई की गई थी। ये भी आज वर्तमान में पंजाब में है, अरे पाकिस्तान में है, याद रखिएगा।
तो चलिए, अभी इसका पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन हल किया था उसमें बताया गया था कि लोहे का ज्ञान नहीं था, है ना। तो कांस्य युग, कांस्य क्या होता है, तो टीन और तांबा को मिला के क्या बनता है, कांसा बनता है, कांस्य। और यही जो कांसा है इसको हम मिश्र धातु ही है, ठीक है। तो इस जो हड़प्पा युगीन सभ्यता जो थी उसको हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो बताते चलें कि ये सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। सिंधी क्षेत्र, जो सिंधु नदी का जो के आसपास का क्षेत्र को सिंधी क्षेत्र कहते थे और वहाँ बोली जाने वाली भाषा जो है सिंधी कहलाती थी। इसका अर्थ जो होता है मृतकों का टीला। तो ध्यान देंगे, मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ कई बार पूछ दिया है, तो इसको मृतकों का टीला या रेगिस्तान का बगीचा भी कहा जाता है, दोनों ही है इस शब्द, इसको भी आप याद रखेंगे, है ना। तो चलिए, लोथल किस राज्य में है, तो बताते चलें कि ये गुजरात राज्य में है। जब 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे अधिक जो सिंधु घाटी से संबंधित जो स्थल खोजे गए ये गुजरात राज्य में ही खोजे गए थे, ठीक है ना। जैसे लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, ठीक है ना, रंगपुर हो गया और सुरकोटदा, ये जो है ये सुरकोटदा, ये सभी के सभी स्थल जो हैं ये गुजरात में ही हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो एक और थोड़ा सा मुझे याद आ गया, हरियाणा में एक स्थान है जिसका नाम है राखीगढ़ी, है ना, राखीगढ़ी। तो ये जो है वर्तमान समय में यहीं पे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक बहुत बड़ा संग्रहालय जो है वो बनाया जा रहा है। ये आपको करंट के लिए बताते चलें, ये घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है ना, इसको भी आप याद रखेंगे, हरियाणा में है राखीगढ़ी, घग्गर नदी के किनारे। और बताते चलें कि वर्तमान में भले यहाँ अधिक स्थान जो है वो गुजरात में खोजे गए हैं, लेकिन यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये हरियाणा का राखीगढ़ी जो है वो भारत का सबसे बड़ा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ठीक है, पुरातात्विक स्थल है, ये भी आप याद रखेंगे। और एक और फैक्ट याद आ गया, लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना, लघु हड़प्पा। और लोथल को जो है प्रेतों का टीला भी कहा जाता है, प्रेतों का टीला। देखिए, ठूस ठूस के आपको भरा गया है व्याख्या इसका, इस बात को भी आप याद रखेंगे, लाइक जरूर करेंगे। तो इंडिका के जो लेखक थे वो मेगास्थनीज थे, ठीक है ना, और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, याद रखेंगे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में आया था और इस किताब में इन्होंने मौर्य वंश के इतिहास के बारे में लिखा है। और इसका जो समय था 304 बीसी से लेके 299 बीसी तक, इस बात को भी आप याद रखेंगे। एक और पुस्तक है जिसको लिखा है एरियन ने, ये भी आप याद रखेंगे। तो इसमें वो चूंकि आपके सिलेबस में यही है तो इसको आप मेगास्थनीज को याद रखेंगे, ये एक्स्ट्रा में हमने आपको बता दिया एरियन। चलिए, कौटिल्य जो है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी और यह अर्थशास्त्र की रचना की थी और इसमें राजनीति से संबंधित विचारों को लिखा गया, ये भी आप याद रखेंगे। कालिदास का आप लोग हरिशेन का संबंध जो है वो प्रयाग प्रशस्ति से है, याद रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति। और ये प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त जो शासक था उसके बारे में इन्होंने लिखा है और इसी समुद्रगुप्त को J.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा था, ये भी आप याद रखेंगे। भारत का नेपोलियन किसको, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, नेपोलियन, ठीक है। कालिदास के बारे में बताते चले, इनकी भी कई पुस्तकें हैं, जैसे कुमार संभवम है, 10 कुमार चरित है, मेघदूतम है, रघुवंश महाकाव्यम है, इस तरह की सब किताबें हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको एक बार दोहरा लीजिएगा। अगला है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी, तो बताते चले, ये मौर्य कालीन जो शासक थे अशोक, इन्होंने ही की थी। और धम्म ये धर्म का अवंशिक रूप है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इस बात को भी आप याद रखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अशोक के दूसरे और 7वें अभिलेख में इस धम्म की जो है वो अभिलेख में धम्म की चर्चा की गई है, इसको भी आप याद रखेंगे, ये धर्म से संबंधित है। तो मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, तो बताते चलें, ये चंद्रगुप्त मौर्य था और चाणक्य की मदद से, चाणक्य जो थे कौटिल्य जिनकी मदद से इन्होंने नंद वंश के जो अंतिम शासक था घनानंद, उनकी हत्या करके अपना शासन स्थापित किया, तो इसको भी आप याद रखेंगे। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था और चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का है वो बिंदुसार है और बिंदुसार का जो लड़का है वो अशोक है, इस बात को भी आप याद रखेंगे, मौर्य वंश से संबंधित है।
चलिए, तो गुप्त काल में पूछा। चलिए, अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फाहियान और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए थे और 399 एडी माने ईसा बाद, है ना, याद रखेंगे। और ये ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासन काल में 629 एडी में आया था, ये भी आप याद रखेंगे। ईस्ट सिंह जो है वो 771 एडी में आया था इस बार। और ये सभी के सभी जो हैं वो चीनी यात्री हैं, याद रखेंगे, तीनों जो हैं वो चीनी यात्री हैं जैसे। और ये सभी के सभी चीनी यात्री हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि उदयन के जो, तो चलिए बता दें कि उदयन के जो पिता थे अजातशत्रु, इन्होंने ही पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। अजातशत्रु, और पाटलिपुत्र माने वर्तमान जो आधुनिक पटना है, गंगा और सोन नदियों के संगम पर यह जो नगर है वो स्थापित है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। और ये अजातशत्रु के पिता जो थे वो बिंबिसार थे, और ये बिंबिसार, उदयन और अजातशत्रु ये तीनों किस वंश से हैं? तो हर एक वंश से हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ये जो है वो मौर्य वंश से हैं, ये भी आप याद रखेंगे ना। अगला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था, और इसी के कारण महाभारत को 18 पर्वों में भी विभक्त है, ठीक है ना। इसमें पूछता है ये भी कि कितने पर्वों में विभक्त है, तो 18 दिन चला था, 18 पर्वों में महाभारत जो है विभक्त है। और इसका जो रचना है वो लौकिक संस्कृत भाषा में किया गया था, लौकिक संस्कृत भाषा में। और इनके करने वाले कौन थे? तो वेद व्यास थे, इस बात को भी आप याद रखेंगे। हो गई। इसमें 1 लाख श्लोक होने के कारण इस सहस्री शतक संहिता भी इसको कहते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न दे ही दिया कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने की थी। मनु स्मृति के रचनाकार थे, है ना। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। और पिछले वीडियो में याज्ञवल्क्य के बारे में काफी अच्छी चर्चा की गई है, तो पीछे का वीडियो देखिए। तो चलिए बताते चलें कि ये ऋग वैदिक जो 4 वेद हैं उसमें सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, और उसके जो लोग ऋग्वैदिक जो काल के लोग थे वो प्रकृति पूजक थे, इस बात को भी आप याद रखेंगे। प्रकृति का जो मानवीकरण करके प्रकृति को एक मानव के रूप में ये पूजते थे, तो ये प्रकृति इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये शिव जो है वो आदि देवता के रूप में इसकी जो पूजा है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो किया करते थे, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो बताते चलें कि ये सांची जो है, सांची किस राज्य में है? तो सांची जो है बिहार मध्य प्रदेश राज्य में है। बताते चलें यहाँ पर 3 स्तूप मिले हैं, ठीक है ना। और एक पर जो सबसे बड़ा स्तूप है इसमें बुद्ध की जो अस्थियां हैं उनसे संबंधित ये सबसे बड़ा वाला स्तूप है। और इनके 2 शिष्य जो थे उनकी अस्थियों उनसे संबंधित जो है 2 अन्य स्तूप हैं। तो मतलब यहाँ पर 3 जो स्तूप है मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप के आसपास में। चलिए, अगला प्रश्न है कि वो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो बताते चलें लुम्बिनी में स्थान है, लेकिन लुम्बिनी इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो याद रखेंगे लुम्बिनी जो एक स्थान है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ये कपिल वस्तु के आसपास में है, और वर्तमान में ये जो है वो नेपाल में है। तो बताते चलें इनका जो जन्म है 563 BC में हुआ था, और लुम्बिनी नामक स्थान पे कपिल वस्तु के पास नेपाल में है। और इनके पिता का जो नाम था वो शुद्धोदन था, और माता का नाम जो है वो महामाया देवी था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये बोधगया जो है वर्तमान बिहार में है। सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले में सारनाथ स्थान है, और यहाँ पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, इस बात को भी आप याद रखेंगे। प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। तो प्रथम उपदेश को यहाँ पे बताते चले, थोड़ा सा एक शब्द और याद आ गया, धर्मचर्य प्रवर्तन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो यहाँ जिस वृक्ष के नीचे, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ये बोधि वृक्ष कहाँ है? तो गया जिले में है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये वर्तमान जो है बिहार में है, राजगीर जिले में। और इसकी स्थापना जो है वो कुमारगुप्त जो शासक था उन्होंने किया था, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित विद्यालय था, ठीक है ना। और कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने 1202 में इस पूरे विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, ये भी आप याद रखेंगे। तो देखिए, इतने आपको ऑप्शन आपको बताए गए, इस सबको आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, ये परीक्षा में बहुत काम आएगा। अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो बताते चलें कि अष्टादश कहता है, तो अष्टादश माने 18 पुराण है ना। तो बताते चलें कि हीनयान और महायान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है।
बौद्ध धर्म के जो 2 शाखाएं बन गई, एक हीनयान और एक महायान। और बताते चलें कि इसमें बौद्ध धर्म की कुछ संगीतियां हुई थी, उसके बारे में भी थोड़ा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए बताते चलें, बौद्ध धर्म की जो 4 संगीति माने सभाएं होती थी, सम्मेलन होता था, ये बहुत महत्वपूर्ण आता है। तो पहला जो सम्मेलन था यह संगीति कहेंगे, है ना। प्रथम संगीति बौद्ध संगीति जो थी अजातशत्रु के समय में हुई थी राजगिरी में, जो वर्तमान राजगीर है ना। दूसरा जो है वो कालाशोक के समय में हुई थी वैशाली में। तीसरा जो है वो अशोक के समय, दूसरा कालाशोक है और तीसरा अशोक के समय में है, तो पाटलिपुत्र पटना वर्तमान में। और जो चौथा जो है बौद्ध संगीति, यही इस प्रश्न से संबंधित है, ये कनिष्क के समय में हुई थी, कुंडलबन कश्मीर में हुई थी, इसको भी आप याद रखेंगे। और इसी चौथी संगीति में जो है वो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान, और दोनों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, तो चलिए देखिए, ये अभी प्रश्न का चर्चा किए, ये आ भी गया है। प्रथम हमने आपको बताया था अजातशत्रु के समय में हुई थी, राजगिरी में हुई थी, ठीक है ना। तो और इसका कोड जो है जी थोड़ा सा वो करेंगे तो अका अक, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। और स्थान है जो रा वै पा को, ये भी आप याद रखेंगे, अकाक और रावे पाकू। तो आपको ये पूरा कोड से आप इस चाहेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और इसमें जो है रा से राजगिरी हो गया, वै से वैशाली हो गया, पा से पाटलिपुत्रा और कु से कुंडलबन कश्मीर हो गया। तो अकाक रावे पाकू। तो अगला प्रश्न है कि नाथ मुनि का संबंध किससे है, तो शैव धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे इसको। और शैव धर्म जो है वो शिव की उपासना करते हैं, और यही बाद में चल के अलवार और शैव धर्म जो है नयनार से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे, एक शाखा है, और ये अलवार से वैष्णव धर्म। तो अगला प्रश्न है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो बताते चलें इसका जो सही उत्तर होगा जहांगीर ने किया था। और शुरुआत भी किया था और अंत भी किया था, क्योंकि इनके जो सैनिक हैं वो एडिक्ट होते जा रहे थे, आदत उनकी बिगड़ती जा रही थी तंबाकू के कारण। और तंबाकू का सर्वप्रथम जो लाने का काम किया था पुर्तगालियों ने किया था। यही पुर्तगाली वो थे जो भारत में सबसे पहले विदेशी के रूप में आए भी थे और सबसे लास्ट में गए भी थे, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं। आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा के जो 3 जिद थे, उसमें जो तीसरा जिद है उसी को हम कहते हैं आईने अकबरी, ठीक है। और उसकी जो रचना है अबुल फजल ने की थी। और ये आईने अकबरी फिर जो है क्या है, आईने अकबरी फिर 5 भागों में विभक्त है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो 5वां ऑप्शन डी ऑप्शन होगा, इसमें लिखा हुआ है, तो उसको आप याद रखेंगे। 5वां जो है वो डी ऑप्शन पे है, तो ये सही है 5। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा जो कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, उसको अनुवाद बाद में किया गया, तो कौन किया था, बेवरेज, ब्लैकमैन और जेरेट, ये सभी के सभी थे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया, तो ये अकबर ने बनाया था, इस बात को भी आप याद रखेंगे। और ये बता दें फतेहपुर सीकरी क्यों प्रसिद्ध था, क्योंकि अकबर के जो 9 रत्न थे ये फतेहपुर सीकरी में ही रहते थे, इस बात को भी याद रखेंगे। अगला एक प्रश्न याद आ गया, तो ये जो बाबर है वो बाबर जो था वो मुगल वंश का संस्थापक था। और शाहजहां के समय में, शाहजहां जिसने ताजमहल और लाल किला जो है बनवाया है, तो इसके समय में स्थापत्य कला में भवन निर्माण है ना, इसका स्वर्ण युग कहलाता है। जहांगीर के समय में चित्रकला जो है स्वर्ण युग जहांगीर के समय को, और ये साहित्य का जो है वो स्वर्ण युग जो है वो अकबर को कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया, तो ये 1582 में शुरू किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर खां का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां था, ये याद रखेंगे। और हुमायूं कौन था अकबर का, तो अकबर का ये हुमायूं है वो पिता था। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो बताते चले बाबर ने की थी, और 21 अप्रैल 1526 पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें इब्राहिम लोदी को हरा के, लोदी वंश का जो शासक था उसको हरा के इन बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे, इसको भी आप याद रखेंगे। दिल्ली भी क्या है, यमुना नदी के किनारे है। सोन नदी और गंगा नदी क्या है, पटना में मिलती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और ताजमहल जो है मुमताज महल की याद में शाहजहां ने बनवाया था। गोमती लखनऊ जो गोमती नदी किनारे है।
इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गोपुरम का संबंध है, तो बताते चलें दक्षिण भारत में जो मंदिर होते हैं, मंदिर के बहुत जो दरवाजे होते हैं, प्रवेश द्वार जो होते हैं बहुत भव्य होते हैं, तो इसी को गोपुरम कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो मंदिर से इसका संबंध किससे है, तो मंदिर से, और ये द्रविड़ कला शैली से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहते हैं, तो जीएस लिविदेव को कहा जाता है। याद रखेंगे। निकोटिक कोलियोथ क्या था, पुर्तगाली था, घोड़ा का व्यवसायी था, को भी आप याद रखेंगे। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल जो एक पुस्तक लिखी है, इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत ही, और ये मार्क्सवाद का जनक भी है, इसको भी आप याद रखेंगे, कम्युनिस्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से महिला संत कौन थी, तो बताते चले मीरा भी थी, अंडाल भी थी, अंडाला और कराइकल भी थी। मीरा जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित थी, और ये जो है वो अंडाल जो है सूफी से संबंधित थी, जिसको भी आप, इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे। याद रखेंगे, हमेशा निगेटिव वाले बात को थोड़ा सा पहले गेस कर लेंगे। तो तुकाराम, ज्ञानेश्वर और रामदास, ये तीनों लोग महाराष्ट्र से संबंधित हैं, और चैतन्य प्रभु जो वहां से संबंधित नहीं है। ये कहाँ से है, तो बंगाल के संत है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि तलवंडी जो है वो किसका जन्म स्थान है, तो बताते चले तलवंडी ननकाना साहब जो है वो गुरु नानक का जन्म है, और ये सिख धर्म से संबंधित है। चलिए, और ये कबीर जो है, कबीर का जन्म जो है वो वाराणसी के लहरतारा में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। मीराबाई का संबंध जो है राजस्थान के राजघराने से संबंधित है ना, इसको भी आप याद रखेंगे। और ये कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं इनका, और ये कबीर जो है वो निर्गुण शाखा से संबंधित हैं। और ये रैदास के बारे में बता दें कि ये कबीरदास के शिष्य थे, और ये इनका भी संबंध जो है वाराणसी से ही है। इनका भी जन्म वाराणसी में ही हुआ था, और इनका एक प्रसिद्ध हुआ है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इन्हीं की एक प्रसिद्ध उक्ति है, सूक्ति। अगला दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु को अपना पति मानती थी, तो बता दें सपने में विवाह करने की जो वो है, ये अंडाल जो है इनसे संबंधित है, अंडाला। और ये अलवार जो कि वैष्णव, अलवार जो है महिला संत के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। चलिए, विलियम हॉकिंस किस शासनकाल में भारत आया था, तो इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में काफी अच्छा किया है, तो वो इसमें जहांगीर सही उत्तर हो जाएगा। टॉमस रो भी इन्हीं जहांगीर के शासन में आया था। तो हमको लग रहा है पहला या दूसरा वीडियो में इसकी काफी विस्तृत व्याख्या है, उसको आप देख लेंगे। अगला है कि इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, ठीक है ना, याद रखेंगे। अफ्रीका में एक देश है मोरक्को, उसका निवासी था। उसने रेहला, ये भी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि रेहला के लेखक कौन है, तो रेहला नामक ग्रंथ लिखा था, किताब लिखी थी, और ये जो है वो अरबी भाषा में है, ये भी याद रखेंगे। अगला जो है वो कर्नवालिस कोड बताते चलें, ये 1793 में है, और अस्थाई बंदोबस्त जो है इन्होंने ही शुरुआत किया था। भूमि का अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था इन्होंने किया था 1793 में। और बता दें कि, और बताते चलें कि कर्नवालिस कोड का संबंध जो है वो शासन प्रशासन से, ठीक है ना, पुलिसिंग, न्यायिक व्यवस्था और नागरिक प्रशासन से संबंधित है, ठीक है ना। और लॉर्ड कर्नवालिस इनकी जो ये मरने के बाद इनकी जो मजार है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है, इसको भी आप याद रखेंगे। और यह जो है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पे जो है वो आधारित है, मैंने शासन प्रशासन को सुधारने के लिए इन्होंने नियम बनाया था, कोड बनाया था। चलिए, महलवाड़ी बंदोबस्त जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि के मालिकाना हक से संबंधित था। तो ये व्यवस्था जो है वो पंजाब, उत्तरी भारत में ये ज्यादा प्रसिद्ध थी, और इसकी जो शुरुआत की थी वो हार्ट मैकेंजी ने की थी, याद रखेंगे। हार्ट मैकेंजी का संबंध है इस व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। लेकिन बर्ड के समय में ये जो है वो लागू हो गई थी, इसको भी आप याद रखेंगे। ये 1819 से 22 के समय का है, ठीक है ना, इस बात को आप याद रखेंगे। आगे है, चलिए अगला दिया है कि 1857 की क्रांति हुई थी, तो अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। तो आरा, यानी बिहार का जो आरा जिला है वहां से वीर कुंवर सिंह, ठीक है ना, और ये सबसे वृद्ध उसमें सेनानियों में से एक थे, तो याद रखेंगे। लखनऊ से जो है वो बेगम हजरत महल लड़ी थी, और ये वाजिद अली उनके पुत्र थे, तो ये अवयस्क थे, तो इनकी जगह पे बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था 1857 में, ये भी आप याद रखेंगे। अवध क्षेत्र से, लखनऊ के अवध क्षेत्र से। चलिए अगला जो है संताल विद्रोह का नेता कौन था, तो बताते चले इसका जो उत्तर होगा सिद्धू कानू था।
और 1855 में यह विद्रोह जो हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। और इसका जो क्षेत्र था वो संथाल परगना क्षेत्र जो कहलाता है, वो जो कि वर्तमान झारखंड में है लेकिन उस समय बिहार में था। तो संथाल परगना जो कि छोटा नागपुर का पठार का जो एरिया है उससे संबंधित है। राजमहल की पहाड़ी याद रखेंगे, कई बार ये भी पूछ देता है। तो राजमहल की पहाड़ी या छोटा नागपुर का पठार से ये जो है वो क्रांति संबंधित है। तो चलिए बताते चलें 1875 जून 1875 में दक्षिण भारत में किसानों के एक समूह ने 1000 किसानों को लगभग गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया गया था। तो उस दबाने से जो विद्रोह उत्पन्न हुआ था उसी को दक्कन दंगा आयोग के नाम से जानते हैं। और ये किसानों के दंगा, किसानों की स्थिति से संबंधित, किसानों पर जो अधिक कर लगाया था उससे संबंधित है। तो ये 1875 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 1857 द ग्रेट रिवेलियन जो पुस्तक है इसको कौन लिखा है? तो अशोक मेहता लिखे हैं, याद रखेंगे। और ये आउटरम जो था इसने 1857 की क्रांति को क्या किया था? राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, कभी कभी ये भी पूछ देता है। और पट्टाभी सीतारमैया जो है वो कांग्रेस का इतिहास लिखे थे, ये भी आप याद रखेंगे, कांग्रेस का इतिहास। अगला जो है को दिया है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने अवध क्षेत्र में किया? अवध मैंने वर्तमान लखनऊ का जो क्षेत्र है उसको हम अवध क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और इसमें यहाँ पर अभी हमने चर्चा किया था बेगम हजरत महल, जो कि सी ऑप्शन में दिया है, अभी आप बोलेंगे बेगम हजरत महल, ठीक है ना? ठीक है। और यहाँ के जो देखिए ये सी ऑप्शन है। और यहाँ के विद्रोह को है कैंपबेल ने दबाया था, ये भी आप याद रखेंगे, कैंपबेल। और लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से नेतृत्व की थी, ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर इनको जो है वो हीरोज से सामना हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। और इसने हीरोज ने ही इनको अकेली मर्द बताया था, ये भी आप याद रखेंगे, झांसी की अकेली मर्द। अगला दिया है कि 1857 की क्रांति के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल चला गया था? तो ये बताते चलें, ये दोनों जो नाना साहब और बेगम हजरत महल, नाना साहब जो है कानपुर से नेतृत्व किए थे और बेगम हजरत महल अवध से, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बताते चलें। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 में किया था। और सबसे पहले भारत आने वाले यही थे विदेशी, और सबसे बाद में जाने वाले थे। और गोवा को ये छोड़े 1961 में, स्वतंत्रता के बाद भी ये गोवा में बने रहे थे। और ये 1530 में जो है वो गोवा को राजधानी भी बनाए थे, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत आने वाला प्रथम जो पुर्तगाली है वो वास्को डी गामा है, ठीक है ना? और ये केरल के कालीकट, ठीक है ना? तो ये 1498 में भारत आया था। अक्सर पूछता है कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। तो खोज क्या है, गायब तो था नहीं कि खोज किया था, लेकिन ये है कि आया था समुद्री मार्ग से, तो इसको माना जाता है कि ये प्रथम जो है पुर्तगाली यात्री था। 1498 में आया था। और केरल के कालीकट तट पे, ये भी आप याद रखेंगे, कई बार पूछ देता है, कालीकट तट पे आया था। और गुजराती एक था, उसका नाम था अब्दुल मनीद, उसकी सहायता से ये आया था। और वहाँ पर जो उस समय जो शासक, और उस समय जो है वो शासक जहाँ वहाँ केरल में जो कौन था? तो जमोरिन था, ये भी आप याद रखेंगे तीन बातों को। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला दिया है कि फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में है? तो बताते चलें, उस समय जब आए थे वो जब विदेशी, तो वहीं पे इसको स्थापित किए थे, तो कलकत्ता में है ना, कलकत्ता को याद रखेंगे। और इन्हीं के नाम पे फोर्ट विलियम कॉलेज भी है कलकत्ता में वर्तमान में भी। अगला दिया कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो बताते चलें 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय, पहले कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। और इसमें अन्य पे थोड़ा चर्चा कर लें तो 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार है, ये किससे है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इसी मार्ले मिंटो ने हिंदू और मुस्लिम के लिए पृथक पृथक जो है वो निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव दिया था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला दिया है कि चाल इमारतें, तो चाल इमारतें मतलब जो होती हैं ये झुग्गी झोपड़ी से संबंधित है। और ये बम्बई में धारावी जो है इसकी सबसे बड़ी जो बस्ती है वो धारावी है, इसको भी आप याद रखेंगे। मलिन बस्ती से ये संबंधित है चाल। अगला क्वेश्चन दिया कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। इनका बचपन का नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला तो इसमें और फैक्ट जानते हैं, महात्मा की जो उपाधि है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, जो कि जनगण मन के रचयिता भी हैं। और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था गीतांजलि के लिए 1913 में।
और ये सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है। इस प्रश्न को भी आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? तो बताते चले खेड़ा और बारदोली का संबंध जो है, बारदोली भी एक आंदोलन हुआ था, वो गुजरात से संबंधित था। बारदोली में पटेल जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और बिहार में चंपारण, याद रखेंगे, चंपारण में जो एक कृषक थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल, उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया था 1917 में। तो तीन कटिया जो कृषि प्रणाली थी नील की खेती, उसका विरोध करने के लिए, तो चंपारण में 1917 में चंपारण का भी सत्याग्रह हुआ था। इसको भी आप याद रखेंगे। चंपारण बिहार से संबंधित है, खेड़ा जो है गुजरात से संबंधित है। और ये खेड़ा भी जो है वही 1917-18 में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। और महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए अगला दिया है कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का भी नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी ने किया था। ये 1920 से 1922 तक चला था। और ये 22 में जो है वो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, तो इसी के कारण ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देना पड़ा। इसको भी आप याद रखेंगे। ये सब बहुत, इसकी चर्चा जो है पिछले वीडियो में मैंने काफी किया, इसलिए इसको थोड़ा सा झटके से मैंने जल्दी इसको खत्म कर रहे हैं। हाँ, 1916 में जो है होम रूल लीग, ये भी याद रखेंगे, होम रूल लीग। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने ये होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1930 का संबंध जो है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन से था, ठीक है ना। प्रथम गोलमेज क्या था? अंग्रेज जो है वो यहाँ के नेताओं को बुला के बारी बारी से उनसे कुछ प्रस्ताव लेते थे और उनको कुछ बताते थे। मतलब ये स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक झांसा था उनका गोलमेज। और 3 गोलमेज हुआ था, 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था। 3 गोलमेज हुआ था, याद रखेंगे। और अम्बेडकर जी जो थे वो, अम्बेडकर जी और एनी बेसेंट जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और महात्मा गांधी जो है वो केवल दूसरे 1931 वाले में भाग लिए थे, ये भी याद रखेंगे। और ये गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन में होता था, याद रखेंगे इसको भी। और 1940 का संबंध जो है वो अगस्त प्रस्ताव से है, इसको भी आप याद रखेंगे। और ये तो इन सारे प्रश्नों को याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। अगला दिया कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब, किस वर्ष हुई थी? तो बताते चले 1905 में हुई थी। और लॉर्ड कर्जन उस समय जो है वो गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे 1905 में, याद रखेंगे। अच्छा, और इस बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन छेड़ा गया, जिसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। 1906 का संबंध जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना से है, ठीक है ना। इस सारे बातों को याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो है गुजरात राज्य में स्थित है। बताते चलें कि नमक कानून, नमक बना के ये दांडी यात्रा शुरू की गई थी। नमक बनाने के लिए एक सत्याग्रह चालू किया गया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। साबरमती से दांडी तक जो इन्होंने पैदल यात्रा की थी। और ये जो है 12 मार्च 1930 को यह यात्रा प्रारंभ हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को, मतलब कुल 24 दिन लगे थे। 80 अपने अनुयायियों के साथ ये गए थे नमक बनाने के लिए। तो एक प्रतीकात्मक विरोध था कि नमक पर से जो टैक्स जो है वापस लिया जाए। चलिए अगला दिया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बताते चलें गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे फिरोज मेहता थे। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब भी कहा जाता है। और ये गर्म दल के नेता थे लाल बाल पाल, याद रखेंगे, तो उसमें से एक थे ये। और शेर पंजाब और ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना जो है 1906 में हुई थी, आपको मालूम होगा। और इसकी द्वारा जो सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। और इसी समय से जो है जो बंगाल का जो एरिया था उसके नोआखाली एक जगह है, तो नोआखाई से जो है वो दंगे जो है वो आरंभ हो गए थे, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला दिया कि पाकिस्तान शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो ये चौधरी रहमत अली है ना, ये याद रखेंगे। चौधरी रहमत अली ये रिसर्च स्कॉलर थे, ये पश्चिम में जाके पढ़े थे 1933 में, ये भी आप याद रखेंगे। और अलग राष्ट्र की, पाकिस्तान अलग राष्ट्र की मांग करने की बात होगी तो इसका उत्तर जो होगा इकबाल होगा, सही, ये भी आप याद रखेंगे।
पाकिस्तान शब्द जो है चौधरी रहमत अली ने दिया था 1933। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बताते चलें कि ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। और जवाहरलाल नेहरू थे क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। सी राजगोपाली क्या थे? तो ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, ये भी आप याद रखेंगे। और सरदार पटेल जो थे वो प्रथम गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी थे, ये भी याद रखेंगे आप। यदि थोड़ा सा बोलना यदि मेरा तेज लगता है तो इसको थोड़ा सा दोबारा रिवर्स करके भी आप सुन सकते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताते चलें ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और इसमें जो है वो 7 सदस्य थे, ठीक है। और कच्चा प्रारूप समिति जो थी वो VN राव उसको बनाए थे, और उसी को इन्होंने प्रूफ रीडिंग के लिए लिया था। तो प्रारूप समिति बस इतना ही याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, और संविधान का इनको जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला दिया है कि किस महिला संत का संबंध राजस्थान से, इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले कर लिया था, तो मीराबाई का, ठीक है ना। और ये कृष्ण भक्ति से संबंधित है। और कराईकल का संबंध जो है वो दक्षिण भारत से है, और इनको दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला दिया है कि ये इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो तुकाराम, ज्ञानेश्वर और रामदास, तो इसमें उत्तर रहेगा इनमें से सभी। अगला दिया है कि अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? तो ये गजनी के साथ आया था, ठीक है ना। गजनी या गजनवी यदि आप देगा, दोनों एक ही है। और इसने तहकीक हिंद या इसको किताबुल हिंद भी कहा जाता है, इसकी रचना की थी। तो ये गजनवी जो था वो 17 बार, और इसी ने सोमनाथ के मंदिर को काफी लूटा था, इसको भी आप याद रखेंगे। 17 बार इसने आक्रमण किया था। और गौरी का संबंध जो है तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध दोनों से संबंधित है। 1191 में प्रथम हुआ था और 1192 में द्वितीय हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे। मोहम्मद गौरी का संबंध था। और ये 712 ईस्वी में जो है वो मोहम्मद बिन कासिम जो था, इसने सिंध पर आक्रमण किया था, और राजा दाहिर को इसने पराजित किया था, इसको भी आप याद रखेंगे। और ये तैमूर क्या था? ये भी मध्य एशिया का एक आक्रमणकारी था। 1398 में इसने भी आक्रमण किया था, इसको भी याद रखेंगे। और मोहम्मद बिन कासिम जो है प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी है, याद रखेंगे। और ये जो गजनी है वो तुर्की है, ये भी याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। अगला है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय, तो वहां से 4 आए थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, दूसरे नंबर पर डच आए, PDAF इसका कोड है, PDAF। PDF आजकल आता है ना, बीच में ए जोड़ दीजिए, तो P से हो गया पुर्तगाली, D से हो गया डच, A से हो गया अंग्रेज, और F से हो गया फ्रांस। तो ये 4 जो है इनका क्रम है, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ शुरू किया गया? तो ये कहाँ लागू किया गया? तो बंगाल में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793, ये याद रखेंगे, है ना। इस प्रश्न की चर्चा काफी पहले वाली वीडियो में काफी हुई है, उसको आप जरूर देखेंगे। अभी हम लोगों ने इसका भी उत्तर बता दिया है। कांग्रेस का इतिहास, तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा लिखा गया है। और 1857 द ग्रेट रिवोल्यूशन, ये जो है अशोक मेहता की पुस्तक। अगला दिया है कि पटना या बिहार, यदि पूछे पटना बिहार आ रहा तीनों, तो इसका उत्तर जो होगा कुंवर सिंह होगा, वीर कुंवर सिंह। अगला दिया है कि 1857 का विरोध कब आरंभ हुआ? तो ये 10 मई को आरंभ हुआ था। पहले से डेट 31 मई निर्धारित थी, लेकिन ये समय से पहले अंग्रेजों का अत्याचार को देखते हुए 10 मई को ही ये शुरू कर दिया गया था। अगला दिया कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताते चले लॉर्ड कैनिंग था उस समय। और उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था पामस्टर्न था, इसको भी आप याद रखें, कई बार ये पूछ देता है। लॉर्ड डलहौजी का जो है वो रेलवे का विकास किया था, और राज्य हड़पने की नीति, ये भी लॉर्ड डलहौजी का है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, इसको भी आप याद रखेंगे। इसका भी हम लोगों ने काफी व्याख्या किया हुआ है कि भारत की राजधानी दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1912 हो जाएगा। 11 में दिल्ली दरबार लगा, उसमें घोषणा की गई थी, तो घोषणा पूछेगा तो 11, और जब स्थानांतरित हो गई तो 12। अगला पूछा कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? तो ये 1872 में हुई थी, ये लॉर्ड मेयो के शासन में हुई थी। और यदि क्रमिक पूछता है तो 1881 हो गया, ये भी याद रखेंगे। और ये लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, मेयो और रिपन याद रखेंगे। अगला दिया है कि
इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ तो बताते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत के जो शहीद हुए थे जो सैनिक, उनके याद में ये इंडिया गेट बनाया गया है। और इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है ये, लेकिन ये इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में स्थित है 1921 में। और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है वो किस राज्य से है तो बताते चले बिहार से है। 1917 में जो कृषक थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रण दिया था और जो नील की खेती था उसका विरोध में 3 कट्ठिया जो प्रणाली थी कि कम से कम 3 कट्ठे जो है वो हर किसान जो है वो नील की खेती करेगा, इसके विरोध में चंपारण सत्याग्रह लागू किया गया था। अगला दिया कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया तो बताते चले सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही नारा था। महात्मा गांधी का क्या था, करो या मरो, डू और डाई। और ये 1942 में जो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था उसी में डू और डाई या करो या मरो का भी नारा दिया गया था, इसको भी आप याद रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके राजनीतिक गुरु हो गए। और बता दें कि 1928 में साइमन कमीशन आया था, उसका विरोध किए थे लाला लाजपत राय और उसी विरोध में इनको लाठी पड़ी और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई, याद रखेंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि मेरे ताबूत की जो कीलें हैं वो अंग्रेजी सरकार के, मेरे शरीर पर पड़ी हर एक लाठी जो ब्रिटिश सरकार की जो ताबूत की कील होगी उसमें अंतिम कील का काम करेगी। और ये गर्म दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ तो बताते चलें, अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942। 1920 से 22 जो है वह असहयोग आंदोलन हो गया। और ये 1919 में खिलाफत आंदोलन जो है तुर्की का जो शासक था उसको उससे संबंधित है। तो बताते चलें कि 1930 में जो दांडी यात्रा जो प्रारंभ की गई थी 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में, उसी के बाद ये सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो है वो चलाया गया, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट बोलते हैं इसको। अगला है कि साबरमती किस राज्य में स्थित है तो बता दें ये साबरमती जो है अहमदाबाद में स्थित है और गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है ना। और साबरमती के जो तट पे साबरमती नदी है जो कि गुजरात में बहती है और वो अहमदाबाद से होके, तो वहीं पे इनका एक आश्रम बना हुआ है महात्मा गांधी का, तो उसी को साबरमती कहते हैं, साबरमती आश्रम भी कहते हैं। तो देखिए ये भी प्रश्न की चर्चा हम लोग कर रहे थे 1928 में। ये साइमन कमीशन भारत कब आया तो 1928 में आया था और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और इसका जो गठन हुआ था नवंबर के महीने में 1927 में हुआ था। और इसमें इसकी एक विशेषता क्या थी कि इसमें सारे इस आयोग में जो साइमन आयोग था इसमें सारे के सारे जो सदस्य थे वो सब अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध जम के हुआ था। और ये 1928 में भारत में आया। अगला दिया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी और 1939 में की थी। और इसकी जो चर्चा है फॉरवर्ड ब्लॉक या आज़ाद हिंद फौज की स्थापना वाला, ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है, उसको देख लेंगे। ये वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ जल्दी करने का, लेकिन फिर भी इसको लास्ट तक आप जरूर देखेंगे। अगला दिया कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष पूछेगा तो देखिए ये अस्थाई अध्यक्ष इसमें दिया है, सच्चिदानंद सिन्हा रहता तो ये सही सच्चिदानंद सिन्हा होता, लेकिन पहले अध्यक्ष पूछता तो ये जो थे राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, इसको भी आप याद रखेंगे। और ये बता दें सुपर टेट का सबसे विवादित प्रश्न रहा, बस ऑप्शन यदि इसमें सच्चिदानंद सिन्हा रहता तो इसमें विवाद हो जाता। तो अगला दिया है कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री थे वो थे पटेल जी, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला दिया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे तो बताते चलें कि ये जो एस राधाकृष्णन जी थे यही थे, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे 1948 में एक उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की गई जिसको राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। देखिए ये सच्चिदानंद सिन्हा गया ना, तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। 9 दिसंबर 1946 को इन्होंने 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और इसके बाद फिर 11 दिसंबर से राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता किए। और ये राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। चलो अगला दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष दिया है। अब देखिए ये प्रश्न सीधे सीधे दिया प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो कि 1917 में, और कोलकाता में इन्होंने अध्यक्षता की थी, ये भी आप याद रखेंगे।
और यदि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो इसका जो उत्तर होगा सरोजिनी नायडू होगा। 1925 में कानपुर में अध्यक्षता की थी, कानपुर में अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। और ये भारत में जो उत्तर प्रदेश था उसकी पहली महिला राज्यपाल भी है, इसको भी आप याद रखेंगे। विजय लक्ष्मी पंडित जो कि जवाहरलाल नेहरू की जो बहन थी, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं, ये याद रखेंगे। भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में। व्यपगत सिद्धांत का संबंध, व्यपगत या इसी को हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। लैप्स माने हड़पने का, ठीक है ना। तो हड़पने की अभी नीति मैंने बताया था आपके डलहौजी से संबंधित है। मार्लोमेंटो का संबंध जो है वो अलग सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली से है। कर्जन का बंगाल विभाजन से याद रखेंगे। और लीटन का जो संबंध है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता से, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला दिया कि लखनऊ से 57 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल ने किया था, ये भी याद रखेंगे। कानपुर से नाना साहेब, वीर कुंवर सिंह जो है आरा बिहार से, और ये रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। अगला जो है ये, इसके भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो मेगास्थनीज कौन था, तो राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये भी याद रखेंगे। और इसी ने इंडिका की रचना की थी। अगला दिया है कि कलकत्ता में, इसकी भी हम लोग चर्चा किया था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, और उसी के आधार पर क्या हुआ 74 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी, आप याद रखेंगे। 1757 का जो वो है वो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये भी बंगाल में है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया कि दामिनी को क्या था, तो बता दें ये भू व्यवस्था से संबंधित है, इसका अर्थ होता है पहाड़ियों का क्षेत्र, ठीक है ना। दामिनी को जो है, तो इसमें पहाड़ जो भूमि को जो है ना दिया जाता था अनुदान के रूप में, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला दिया है कि बीजक के जो है किसके उपदेश संग्रहित हैं, तो ये कबीरदास के। और इसके जो भाग हैं साखी, सगद, सबद और रमेनी, और ये जो बीजक के भाग है याद रखेंगे। और रामानंद जो थे कबीरदास के गुरु थे, ये भी आप याद रखेंगे। अगला दिया कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो चिश्ती सिलसिले से। देखिए ये दिया है ना, उसमें शुरुआत करने के लिए दिया था कि तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंधित किया, तो शुरू भी किया जहांगीर ने, और इसको समाप्त भी किया, प्रतिबंधित भी किया जहांगीर ने ही। अगला दिया कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो बताते चले कि ये हम्पी में है। हम्पी कहाँ है, हम्पी कर्नाटक में है। और ये और बता दें कि ये हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य का राजधानी भी था, इसको भी आप याद रखेंगे। ये इंडिया गेट जो था दिल्ली वाला, उसका 1921 में हुआ था, लेकिन ये जो है 1911 में हुआ था। ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो मुंबई में है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और ये रोलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है ना। रोलेट एक्ट जिसको नो अपील नो दलील का कानून भी कहते हैं, काला कानून भी कहते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। उसी के विरोध में ये जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में स्थित है, अमृतसर पंजाब के, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और जनरल ओ डायर याद रखेंगे, जनरल ओ नहीं बल्कि जनरल आर डायर जो होगा, ओ रहेगा तो ओ को नहीं लगाएंगे, याद रखेंगे। जनरल ओ डायर ने इस पे गोलियां चलाई थी निहत्थों पे, और बैसाखी का दिन था, वहाँ लोग मेले में इकट्ठा हुए थे। अगला दिया कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इनको कायदे आजम भी कहते हैं पाकिस्तान में। अगला दिया कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो बताया जा चुका है, इसको कौटिल्य थे। अलबर्नी ने तहकीक हिंद या किताबुल हिंद लिखा था, मेगास्थनी ने इंडिका लिखा था। अगला दिया कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। देखिए इसकी भी हम लोग चर्चा किए थे कि 18 दिन युद्ध चला था, तो इसमें 18 पर्व भी हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे महाभारत में। अगला दिया कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो भीष्म को जाना जाता है, और ये अपनी प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध थे, जो बात कह देते थे उससे टलते नहीं थे। और उम्मीद करते हैं कि धौलावीरा जो वाला प्रश्न आपको याद होगा, धौलावीरा, रंगपुर, सुरकोटदा और लोथल ये जो है गुजरात के क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार 100 प्रश्न जो आपके पूरे हो गए, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। काफ़ी इसमें ठोस के आपको मैटर डाला गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट जरूर करिए। कमेंट आपके बहुत कम आ रहे हैं, तो कमेंट करिए, अन्य अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और चैनल पर नए होंगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।